हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शंस के ऊपर। आज जैसा कि आप सबको पता है 2024 का जो साल रहा है वो हमारा इलेक्शंस का ईयर रहा है। भाई लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। एक मिनट, क्या आप यहाँ पर हमें इलेक्शंस के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी पार्टी जीती, किसने कितने वोट मिले, किसको कितना सीट मिली? तो नहीं भाई, अपने को पढ़ना है इलेक्शन यूपीएससी का अकॉर्डिंग। अब देखो, जब 2024 का ईयर इलेक्शंस वाला रहा है, अभी भी 2025 में भाई दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट अपने को रहना है तैयार। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्शन से अपने को छोड़ना नहीं भाई, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर आ जाए। ओके, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके इलेक्शंस के ऊपर जो 2024 में इलेक्शन हुआ है, उस रिलेटेड जितने भी टॉपिक जो हुए हैं, लाइक जो भी टर्मिनोलॉजी आई है, लाइक देखो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आर्टिकल 329 की, नॉमिनेशन, रीपोलिंग, साइलेंस पीरियड, वन नेशन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर, होम वोटिंग, वोटर कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें, डेलिमिटेशन कमीशन, सिमल्टेनियस इलेक्शंस। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले उससे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ओके, इलेक्शंस के बारे में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है? तो बिल्कुल हाँ, मेंशन है। किसमें? पार्ट 15 के अंदर। पार्ट 15 के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स, भाई आर्टिकल्स आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर पीवाई को उठाकर देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल से मैच द फॉलोइंग भाई दिए हुए हैं। 2024 वाले में भी आए। आप अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी देखो वहां पर भी आए हुए हैं। तो पता होना चाहिए 324 से लेकर 329 तक। अब इसमें बात करें हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में मेंशन है 324 के अंदर। भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, ठीक है, ऑल इंडिया बॉडी है। बट एक चीज क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, जहां पर यूपीएससी घुमाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो गए या फिर नगर पालिका इंस्टीट्यूशन हो गए, क्या इनका चुनाव कराता है? तो नहीं। यहाँ पर 4 चीजें दी हुई हैं जिनका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। कौन कौन से? अब देखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ओके, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। अब बात आती है भाई इलेक्शन में, ठीक है, हमने ये 4 चीज देख ली। एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या ये प्लेजर, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके प्लेजर तक ऑफिस ज्वाइन करते हैं? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ओके, कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं? नहीं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है, अच्छा देखो, पिछली बार भी हमने कई क्वेश्चंस देखे थे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ले लेगा एग्जामिनर, और उसमें दे देते कि भाई इसमें 5 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, इतने मेंबर होते हैं। तो मेंबर्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर्स होते हैं हमारे कितने? मेंबर्स होते हैं भाई 3। इसमें भी एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है भाई, ये चीज देख ली। उसके बाद एक चीज निकल कर आती है भाई इनका टर्म, कि ये अपना जो ऑफिस है वो किस टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं। तो ये आती है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। समझ गए? अब एक चीज और है, क्या ये जो इनका जो टर्म है, ऑफिस है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? तो भैया नहीं। यही चीज इनका एक क्रिटिसिज्म भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेस्क्राइब या तो क्वालिफिकेशन नहीं बताता है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और ना ही इनका टर्म ऑफ ऑफिस बताता है कि इनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होनी चाहिए। प्लस एक चीज और पूछता है, जैसे हम बहुत बार कुछ चीजें देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, जैसे लाइक गवर्नर हो गए और भी बहुत सारे मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, तो उन्हें क्या क्या किया जाता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर नहीं रखा जाता, कि गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती किसी जॉब के अंदर या किसी बॉडी के अंदर। बट क्या यहाँ पर ये चीज लागू होती है? नहीं। यहाँ पर एक चीज, इसी क्रिटिसिज्म में ये चीज और आती है कि भैया रिटायरमेंट के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते, अपॉइंटमेंट कर सकती है गवर्नमेंट भाई। ठीक है, फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके, तो ये चीज मुझे बतानी थी। सेम एक चीज और है जहां पर जो यूपीएससी है वो आपके साथ गड़बड़ कर सकती है भाई। अब गड़बड़ कहां होगी? गड़बड़ होगी कि इनकी जो पावर है प्लस इनका जो सैलरी है वो किसके सिमिलर होगी? भाई कंपैरिजन भी तो कर सकते हैं। तो वो सिमिलर होगी कैबिनेट, क्या मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहां पर ये कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह कैबिनेट मिनिस्टर कर सकती है भाई एग्जामिनर। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल होती है पावर और सैलरी। समझ गए? चलो, ये तो मैंने आपको एक चीज बता दी इससे रिलेटेड। अब एक चीज और निकल कर आती है। अच्छा, बहुत बार जब एक चीज आपने देखी होगी कि भाई एक काम करते हैं, ये इलेक्शन हो गया, मान चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2024 का इलेक्शन हुआ। 2024 का इलेक्शन जो है उनका रिजल्ट भी आ गया, सारी चीजें हो गई। ओके, बट
अब बात करते हैं कि 2024 का इलेक्शन है, उसका रिव्यू करना है भाई। हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? रिव्यू? हाँ, सोचो, रिव्यू की बात कर ली, तो क्या ये रिव्यू हो सकता है? तो भैया देखो, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन पर आऊं तो इसका रिव्यू नहीं कर सकता। क्या होगा इसके लिए? इसके लिए लगेगी इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन। अब भाई इलेक्शन पिटीशन ठीक है, हमने सुन लिया, इलेक्शन इलेक्शन पिटीशन लगेगी, बट ये इलेक्शन पिटीशन कहाँ होगी? जो फाइल की जाएगी। अब देखो, इसमें भी दो चीजें हैं, एक और दो। अगर मान के चलो, जो है, अगर हमें देखना है, रिव्यू करना है किसका? स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, और पार्लियामेंट का, तो ये इलेक्शन पिटीशन जाएगी हाई कोर्ट में। समझ गए? और अगर हमें रिव्यू करना है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अब देखो, ये मैंने आपको देखा कि ये मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाली बात होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देखो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन्हें कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑलरेडी हमारे आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। समझ गए? तो ये एक चीज है। तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर रिव्यू करना है तो वो अपने डिस्कशन में कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है भाई। ओके, पावर्स पर कुछ पर ब्रेक भी है। समझ गए? तो ये मुझे एक बैकग्राउंड आपको बताना था, वो मैं बता चुका। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये जहां से मैंने आपको बताया, ये कुछ टॉपिक है, लिस्ट है टॉपिक्स की जो हमें बात करनी है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 329 बी की। तो आर्टिकल 329 बी, अब भाई देख लो, ये आर्टिकल 329 बी अगर रिलेटेड है तो हमारे उसी से रिलेटेड है ना। किससे? ये हमारे जो पार्ट 15 है उससे रिलेटेड है। हाँ, तो किससे रिलेटेड है भाई, ये भी तो बता दो मुझे। सोचो, अब देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, रिव्यू पिटीशन। ओके, ये इलेक्शन पिटीशन बताई थी ना आपको, तो ये उसी से रिलेटेड है, इलेक्शन पिटीशन से। समझ गए? अब भाई देखो, वो या तो ये दे सकता है कि आर्टिकल वाइज कि इसके अंदर ये बताया गया है, या फिर सीधा सीधा आर्टिकल ना देके सीधा ही बोल सकता है कि भाई इलेक्शन पिटीशन डाली जाएगी, और वो अपने ऑन डिस्क्रिप्शन पर इलेक्शन कमीशन कर सकता है, या तो ये स्टेटमेंट बना देगा। अब आपको उसके लिए तैयार रहना भाई। मैंने आपको वैसे बता दिया और आर्टिकल वाइज भी बता दिया कि आर्टिकल 329 बी के अंदर ये चीजें हैं। अब एक चीज और निकल कर आती है कि ये जो इलेक्शन पिटीशन वाली चीजें हैं, ये किसके लाइक ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएंगी? या तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, बताओ। अच्छा, मैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करूं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसका आएगी? वो आएगी हाई कोर्ट की। अंडरस्टैंड? तो वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएंगी। समझ गई? और उसके बाद फिर एक चीज और है, क्या? बताओ भाई। उसके बाद जो अपील है, अपील वगैरह करनी है अगर इससे इससे रिलेटेड कुछ भी, तो वो कहां पर करेंगे? तो वो होगी भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में, अगर मैं अपील की बात करूं। समझ गए? तो इतनी सारी चीजें थी भाई जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान चलो आपसे ये पूछ दे कि भाई कोई भी ये सारी अपील कर सकता है। ओके, किसी उम्मीदवार हो गया या फिर चुनाव हो गया जो निर्वाचन वगैरह कर रहा है, तो क्या हो सकता है? देखो, जो मतदान कर रहा है, लाइक जो वोटिंग दे रहा है, तो वो कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, वो ऐसा डाल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज आती है, नॉमिनेशन इन इलेक्शंस। अच्छा देखो, नॉमिनेशंस की बात की जाए, देखो यहाँ पर बात करते हैं हम नॉमिनेशन की। अच्छा, नॉमिनेशन के को लेकर अगर हम बात करें, तो नॉमिनेशन में क्या है, क्या चीजें हैं कि एक उम्मीदवार जो हो गया लाइक नॉमिनेशन में, तो लोकसभा के लिए, देखो ये रिलेटेड किससे है नॉमिनेशन? देखो अभी जो 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें हुआ क्या था कि कोई एक उम्मीदवार होगा जिसने अपनी जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आया होगा, क्योंकि वो भरवा देना है फॉर्म कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो उसे क्या किया गया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, किसके पास फाइल करेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं भरने के लिए। ठीक है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके नॉमिनेशन फाइल को रिजेक्ट, तो वो निर्विरोध खड़े हुए, वो सारी चीजें। अब बात आती है कि भैया जो नॉमिनेशन है, ठीक है, ये कहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं। देखो, ये इससे नॉमिनेशन रिलेटेड चीजें हैं हमारे किसमें, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, पीपल एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, पीपल्स एक्ट के अंदर है। समझ गए? अब अब यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि नॉमिनेशन जो है,
किसमें, कि जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी हो गई या फिर स्टेट पार्टी हो गई उनके लिए। अच्छा देखो, नॉमिनेशन टाइम पर हम कुछ चीजें देखते हैं कि यार एक काम करते हैं कि हम लोग जब इलेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, तो हम एक चीज देखते हैं कि भैया प्रेसिडेंट वाले में तो हमें जो 50 प्रपोजल्स चाहिए, ओके, और वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट वाले में हमें 20 प्रपोजल्स चाहिए। तो क्या ये प्रपोजल्स अगर यहाँ पर चाहिए तो क्या ये लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी चाहिए होते हैं? तो बिल्कुल हाँ। देखो क्वेश्चन कहाँ पर घुमा सकता है, छोटी छोटी चीजों पर वो क्वेश्चन घुमा सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो हमारे लोकसभा का हो गया और स्टेट लेजिस्लेचर का जो हो गया, तो इसमें भी हमें प्रपोजल्स चाहिए, ठीक है, इसमें भी प्रपोजल्स होते हैं, समझिए, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब यहाँ पर कुछ चीज आती है, मान के चलो भाई कोई पार्टी है, सपोज करो वो नेशनल पार्टी है, ठीक है, नेशनल पार्टी हो गई या फिर स्टेट पार्टी हो गई, ओके, तो इसके लिए कितने चाहिए? हाँ, रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टी है तो इसके लिए चाहिए भाई 1 प्रपोजल। सेम ऐसे ही वो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट खड़ा है, तो उसे कितने चाहिए? उसे चाहिए 10, 10। अब देखो यही एक डिफरेंस है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी है या स्टेट पार्टी है वो उसके लिए एक प्रपोजल चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट है जो खड़े हो रहे हैं उसके लिए 10 चाहिए। और सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट के लिए 50 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 चाहिए, ओके। अब फिर एक क्वेश्चन और निकलता है भाई, सोचो क्या हो सकता है क्वेश्चन अगला। तो क्वेश्चन है कि जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो जो प्रपोजर है और या फिर जो कैंडिडेट है वो प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो, देखो मान चलो ये नॉमिनेशन पेपर है, ठीक है, ये एक नॉमिनेशन पेपर हो गया, ये हमने रिटर्निंग ऑफिसर के पास फाइल किया, ठीक है? तो क्या इस टाइम फाइल करने के टाइम जो कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है, तो क्या जिसे नॉमिनेट किया जा रहा है, या फिर उसका जो प्रपोजर है, ओके, क्या ये प्रेजेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो भैया प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होना चाहिए भैया, ओके। इसके बाद एक चीज और निकल कर आती है कि यार हम बहुत बार देखते हैं कि कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, तो भैया इस एरिया से लड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं एक ही नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं, ठीक है, मेरा नाम तो आ गया भाई, पेपर वेपर भर दिया मैंने, नॉमिन फाइल कर दिया, तो क्या सिर्फ एक ही भरा जा सकता है? तो नहीं भैया, ओके, वो भर सकते हैं मैक्सिमम 4। अच्छा ऐसा क्यों है, मैक्सिमम 4 क्यों? सपोज करो, जैसे मैंने आपको न्यूज में क्यों आया था ये, क्योंकि उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने। सोचो, अब एक जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा दिया, दूसरे के बाद तीसरा दिया, तीसरे के बाद चौथा दिया, तो इन चारों में से 4 बार दे दिया, इन चारों में से भाई एक तो एक्सेप्ट होगा ही होगा। हो सकता है पहले वाले में कुछ खराबी आ गई हो, इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है दूसरे वाले में कुछ खराबी आ गई हो, इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया, तीसरे वाले में आ सकती है, ओके। तो अब इनमें से चारों चारों एक्सेप्ट नहीं होंगे, कोई एक ही एक्सेप्ट होगा, ये चीज होगी। तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है भैया। कभी ये सोचो कि जैसे हम लोग एस्पिरेंट है तो बहुत बार दिमाग में आ जाता है कि यार जब एक कंस्टिट्यूंसी से अगर वो खड़े हो रहे हैं तो एक ही तो नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा उस उम्मीदवार को, अगर मान चलो मैं खड़ा हो रहा हूं तो मैं एक ही तो करूंगा। तो ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए भाई। तो ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, ओके, बट चारों में से एक्सेप्ट एक ही हुआ, समझ गए? चलो ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और आती है, चलो इन्होंने तो नॉमिनेशन फाइल कर दिया, सेम यही चीज यहाँ पर आती है कि भैया जो जो प्रपोजर है आपका, तो वो कितने पर साइन करेगा? तो मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर, ओके, तो मोर देन वन। अब मैंने आपको बताया जब ये 4 हैं तो भैया 4 बार ही वो कर सकता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ गए? तो मैंने नॉमिनेशन वाला बता दिया, वे नॉमिनेशन कितने कितने हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि रीपोलिंग, आई थिंक रीपोलिंग में होगा, यहाँ पर देखो रीपोलिंग है। चलो तो फिर रीपोलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी देर। तो रीपोलिंग में क्या है, रीपोलिंग है कि जो लोकसभा वगैरह के इलेक्शंस जो होते हैं, तो लोकसभा के हो या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, तो उसमें एक काम किया जाता है कि मान चलो यहाँ पर हमारा जो उम्मीदवार है जो खड़ा है यहाँ से, वो बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई है, या फिर कोई मतलब वो जो बूथ है वो कैप्चर कर लिया गया है, ठीक है, या फिर घपलेबाजी बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर वहां पर नेचुरल डिजास्टर आ गया है, या फिर वोटिंग जो मशीन है वो एकदम से खराब हो गई है, ये सारी चीजें हैं, हो गई हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रीपोलिंग की जाएगी, ठीक है। अब देखो रीपोलिंग का वो क्वेश्चन उसकी सर्कमस्टांसेस पे बना सकता है कि यार क्या क्या कंडीशंस हो सकती है रिपोलिंग के लिए, ठीक है।
तो उसके लिए याद रखना, नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर वहां पर कुछ हिंसा वगैरह भड़क गई या फिर वोटिंग मशीन वो खराब हो गई, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई या फिर बूथ कैप्चर कर लिया, ठीक है, या फिर कोई जो हमारे जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कोई उम्मीदवार जो वहां पर खड़ा हुआ है तो उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो इन चीजों के ऊपर वो क्या है, रिपोलिंग कर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट है साइलेंस पीरियड। देखो, अब एक चीज आती है साइलेंस पीरियड। अच्छा, ये साइलेंस पीरियड किस चीज से रिलेटेड है? साइलेंस भाई, वर्ड से दिख रहा है यार, साइलेंस मतलब एकदम चुप हो जाओ भाई, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं। अब देखो यार, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मान चलो कोई भी मतलब जैसे हमने देखा कि 2024 का इलेक्शन जो हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है, ठीक है, तो किसी भी चरण की बात कर लें या फिर जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान चलो आज आज क्या है, 7 फरवरी है, ओके, मैं सपोज कर रहा हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, समझ गए? तो 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन से 48 घंटे पहले, 48 आवर्स, इस दिन से, तो इस दिन से क्या हो जाएगा, साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा भाई, कि एकदम से बिल्कुल। और साइलेंस पीरियड में क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, कि लाइक हम लोग चुनाव प्रचार वगैरह बंद कर देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी, 48 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, ओके। और ये जब तक जो वोटिंग वगैरह समाप्त नहीं होती, बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाती, तब तक ये रहेगा। समझ गए? तो इसमें अब ये देखो, ये तो ठीक है कि भाई वोटिंग वगैरह क्या क्या चीज है। अब इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसकी कुछ सेक्शंस जो धाराएं हैं वो इसमें निकल कर आई हैं, जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है भाई धाराओं के ऊपर वो मैच द फॉलोइंग दो तीन डाल के, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो वो पूछ सकता है। तो इसमें एक सेक्शन आया है, सेक्शन 126(1). तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि चुनाव प्रचार जो है वो किसी भी तरह का हम लाइक मतलब हम प्रचार विचार कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। समझ गए? किसी भी तरह का लाइक, ओके। अब इसमें क्या है कि ये देखो, किसी भी तरह की अगर बात कर ले तो उसमें उसमें रिलेटेड है क्या, टेलीविजन के थ्रू जो टीवी मीडिया हो गई, या फिर हम बात करें को कोई एंटरटेनमेंट कार्यक्रम के थ्रू हम लोग ये रोक लगाते हैं इसके थ्रू, कि भैया आप किसी भी तरह की जो चुनाव के बारे में ये मतलब वोटिंग वगैरह ऐसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, ये है वो है, ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। वही 48 आवर्स पहले। सेम ऐसे ही सेक्शन 126 का ए दिखाता है भाई, ये क्या कहता है, ये रेगुलेशन रेगुलेट कर रहा है किसको, एग्जिट पोल्स। जैसे मान चलो अभी देखो इलेक्शंस हुए तो इसके एग्जिट पोल्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अब मान चलो जैसे 7 तारीख को इलेक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इससे 48 घंटे पहले और ये इलेक्शन वाले डे तक, समझे, आप एग्जिट पोल वगैरह नहीं दिखा सकते, तो इस पर बैन है। सेम ऐसे ही 126(1)(b), 126 का 1B ये क्या कहता है, ये कहता है देखो दो तरीके की चीज होती है, एक तो है एग्जिट पोल। अच्छा देखो, मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। एग्जिट पोल हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे, एग्जिट पोल होता है कि भैया इलेक्शन हो गया, उसके बाद आप बता रहे हो, जैसे मान चलो इलेक्शन वगैरह चलते रहते हैं तो वहां पर ये जो मीडिया वगैरह है अपने मेंबर्स वगैरह भेजते रहते हैं, तो ये मतलब बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे वोटिंग हो रही है, इतने ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से पूछताछ करते जाती है। तो ये हो गया इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद का। और ये ओपिनियन पोल जो है वो क्या है, वो है इलेक्शन से पहले, ठीक है, बिफोर इलेक्शन। तो इसके ऊपर भी मतलब क्या है, रोक लगाई गई है, ठीक है। ये आप लोग इस तरह के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते, मतलब इस तरह से लोगों को इन गाइड करना, मिस गाइड करना कि यहाँ पर ये वो, क्योंकि उससे वोटिंग वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 126। हो सकता है वो ऐसे मैच करने के लिए ना बोले, वो सीधा एक, क्योंकि बहुत बार कुछ कुछ चीजों से टॉपिक उठा के सीधा ये बोल देता है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, सेक्शन 126 ये किससे रिलेटेड है, या फिर सेक्शन 126(a), इसके नीचे कुछ चार स्टेटमेंट दे गया और ये किससे रिलेटेड है, एग्जिट पोल हो गया, ओपिनियन पोल हो गया, या फिर इस तरीके से। तो वो आपको पता होना चाहिए। समझ गए? तो ये तो हो गया साइलेंस पीरियड। और ये उसके बाद आता है कि क्या चीज है, उसके बाद निकल कर आती है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसीज, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसीज। अब सपोज करो भाई, इसमें क्या है कि एक कैंडिडेट जो है वो कितनी कॉन्स्टिट्युएंसी से मतलब एक साथ चुनाव लड़ सकता है, तो भैया वो है दो, ठीक है। इससे पहले बहुत बार मतलब मना भी की गई थी, एक से ही लड़ सकते हैं, फिर दो से, फिर अब स्टार्टिंग में दो है, ठीक है। बट इसमें भी अगर मान चलो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा और दोनों से जीत गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या होगा कि एक जो है उन्हें सीट खाली करनी पड़ेगी और उस पर दोबारा से री इलेक्शन होगा।
ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि होम वोटिंग। अब देखो यहां पर एक चीज निकल कर आई, होम वोटिंग। होम, ये क्या है भैया, होम वोटिंग ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई, तो होम वोटिंग किस रिलेटेड है? अब देखो इसमें होता क्या है कि 2024 वाले में ये होम वोटिंग से रिलेटेड कुछ मतलब चीजें निकाली है। लाइक मान चलो कोई कोई मतलब बड़ा बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। लाइक अगर मान चलो 40% से ज्यादा पीडब्ल्यूडी बेंच मार्क है, या फिर कोई 85 ईयर से अपर एज का है, तो इन लोगों को घर से ही वोटिंग करा दी जाएगी कि भाई आप एक काम करो, आप चल नहीं पाओगे तो मतलब घर से ही वोटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आने की आपको बूथ के पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें और कुछ नहीं भी है। तो इतनी चीज हो गई। उसके बाद एक चीज और है कि जो एक चीज निकल कर आती है अब, अच्छा इसमें एक क्या क्या चीजें हैं जो मतलब होम वोटिंग देने के लिए हकदार है, जो मतलब सपोज करो कि कुछ नाम दे दिए, मेंशन कर दिए कि ये चीज हो सकती है और ये लोग मतलब ऐसा मतदान कर सकते हैं, तो नहीं भैया, इसमें कुछ चीजें हैं। लाइक कोई स्पेशल वोटर हो, या फिर हो सकता है कि कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, आर्म सर्विसेज में हो, या फिर उस स्टेट से अलग पुलिस जॉब में कहीं बाहर हो। ठीक है, भारत से बाहर या हमारे इंडिया से बाहर, जैसे मान चलो आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो बाहर सर्विस करते रहते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, या इलेक्शन ड्यूटी में कोई हो, ठीक है, जैसे इलेक्शन में ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट कर्मचारियों की, तो वो सारी चीजें, समझ गए। तो वो यहाँ पर है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर एक वर्ड है प्रॉक्सी वोटिंग। अच्छा ये हो सकता है कि आ जाए प्रॉक्सी वोटिंग, तो ये क्या है प्रॉक्सी वोटिंग? अच्छा देखो, प्रॉक्सी वोटिंग में क्या चीजें हैं, जैसे आप बहुत बार देखते हो कि भैया एक काम करते हैं, मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं और वो आ नहीं पाएंगे, या फिर कुछ भाई कुछ लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, या फिर जो मतलब लोग हो जाए वो बाहर हैं, और क्या करते हैं उसमें कि अपना जो मतदान है, लाइक अपना जो इलेक्शंस की जो पावर है, कि भाई आप वोट डालने की जो पावर है, वो किसी और बंदे को दे देते हैं। ठीक है, कि जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट है, वो अदर कैंडिडेट को दे दिया, अदर कैंडिडेट को। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे आपने बहुत बार इलेक्शंस में देखा होगा कि यार मैं किसकी वोट डालने आया हूं? अरे तू तो वोट डाल गया, नहीं मैं अपने दादा की वोट डालने आया हूँ। तो ठीक है, तो वोटिंग राइट्स जो है उन्होंने उस अपने पोते को दे दिया कि भाई तू मेरी वोट डाल के आ जा, और मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं यहाँ हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और बट ये जो चीज है ये केवल केवल किसको, सर्विस वोटर्स जो होते हैं, लाइक सेवा मतदाता जो होते हैं, उनको ही ये अलाउड है प्रॉक्सी वोटिंग। अब सेवा सेवा ये जो है सेवा मतदाता कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक सर्विस वोटर्स जो हो गए, ये जो है जो बीएसएफ वगैरह, जो हमारे आर्मी वगैरह में लोग जो होते हैं वो हो गए, या फिर पुलिस में जो एक स्टेट इस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं बट उनकी ड्यूटी जो है वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो उनको ऐड किया गया है। साथ में कोई भी ये जो भारत से बाहर लोग रह रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर है, या फिर किसी और में मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर किसी दूसरे कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं। समझ गए। अब ये तो हो गया आपका प्रॉक्सी वोटिंग। हो सकता है भाई एक स्पेसिफिक वर्ड है इससे पूछ दे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद आती है भाई, मैंने आपको एक फॉर्म बताया था, फॉर्म 17C। अच्छा ये क्या चीज है, हो सकता है भाई पूछ दे। तो इसमें क्या है कि जो मान चलो इंफॉर्मेशन है, लाइक जितने भी जो हमारे जो वोटिंग जो ऑफिसर्स हैं वहां पर जो मतदान करा रहे हैं, तो उनसे जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब वोटिंग से, तो वो किसी अदर कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। किसी के साथ कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो उसके साथ शेयर नहीं की जाएगी भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है। ओके, तो ये इससे रिलेटेड है, इस वजह से ये मतलब फॉर्म 70 से ये न्यूज में था। ओके, लाइक उसका नाम, ठीक है, कहाँ पर रह रहा है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद एक वर्ड्स निकल कर आया है यहाँ पर, वो क्या है, वो क्या वर्ड है, ये है ब्रेल। इसमें एक वर्ड निकल कर आया था, ये था ब्रेले सिग्नल। अच्छा ये वर्ड जो निकल कर आया है ये किससे रिलेटेड है? अच्छा ये है तो इसी से वोटिंग से रिलेटेड,
बट इसमें क्या है कि अच्छा, ये वर्ड स्पेसिफिक यूज कहाँ किया गया, ये है पुदुचेरी में। ओके, उन्होंने यूज किया है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, वहां पर जो मतलब उन्होंने जो इलेक्शंस वगैरह हो रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर क्या है मशीनों में, एक तो इंग्लिश और एक तमिल, ये ब्रेल सिंगेज, ये क्या है, ये ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि जो मान चलो अ, ये जो जिनको कम दिखाई देता है या फिर जिनको दिखाई नहीं देता या फिर जो अंधे लोग होते हैं, तो उनके लिए वोटिंग के लिए ये ऐसा चीज की गई है। वो हो सकता है कि भाई अपने साथ या तो खुद कर दें या फिर अपने साथ किसी और बंदे को लेकर आ सकते हैं वोटिंग के लिए। तो वो सारी चीजें लाइक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बोल के या फिर कुछ ऐसा सिंबल वहां पर लगा दिया जाए कि भाई ये आप वोट जहां पर करनी है ये उस सिंबल से समझ जाए, या फिर हाथ लगा के टच करके, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि भाई ये रिलेटेड किससे, एक तो ये चीज याद रखनी कि भाई ये रिलेटेड किससे, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। और ये किया किसने था, ये पौंडीचेरी गवर्नमेंट ने किया था। ओके, तो ये मैंने एक चीज आपको यहाँ से जो भी वर्ड्स वगैरह निकल कर आए हैं वो चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट चीज निकल कर आती है, देखो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट हमारा पूरा हो गया। ओके, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फिर ईवीएम, फिर डेलिमिटेशन कमीशन और सिमल्टेनियस इलेक्शंस। अब हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। चलो भाई, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है क्या भाई, क्वेश्चन तो एक नहीं निकल कर आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कब तक लागू हो सकता है। तो भाई जिस दिन चुनाव लाइक अगर करवाने की घोषणा है, जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई इस दिन से चुनाव होगा, तो उस तारीख से लेकर जब तक चुनाव हो नहीं जाता, मतलब घोषणा से लेकर कंप्लीट होने तक। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पीरियड के बीच में आप क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब मोड जैसे मान चलो आप बहुत बार देखते हो कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, बहुत बार आप वर्ड सुनते हो। तो ऐसा क्या हो सकता है इसमें, देखो आप जो गवर्नमेंट जो खजाना है, ठीक है, उससे पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप गवर्नमेंट व्हीकल का यूज नहीं कर सकते चुनाव के लिए, रेडियो वगैरह के लिए। ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह या फिर कोई नीति वगैरह नहीं लेकर आ सकते, कोई योजना नहीं, ये स्कीम वगैरह है ये नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, क्योंकि मेन चीज होती क्या है कि अगर मान चलो उस टाइम पीरियड पर आप कोई ऐसी पॉलिसी ले आओ जिससे कि जो लोग हैं वो आपकी साइड वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे आप बहुत बार देख लो कि फ्रीबीज वगैरह बांटी जाती है, आपने देखा होगा। फ्रीबीज क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में इलेक्शंस में जैसे आप देखोगे कि किसी को दारू पिला दी, किसी को कुछ पैसे दे दिए कि ताकि वो हमारे साइड वोट करे, तो वो सारी चीजें हैं उसको रोकने के लिए ये सब। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हो गया सारी चीजें। उसके बाद ये यही है, इतना मतलब इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक चीज है ईवीएम के लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो इसको लेकर क्या चीजें, अब देखो यहाँ पर ईवीएम से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग, ईवीएम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट टाइम कहाँ पर यूज किया गया था, ये केरला के विधानसभा इलेक्शंस में यूज किया गया था भाई। ओके, आपको पता होना चाहिए 1960 के अंदर। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपको बात करते हैं ईवीएम की। अच्छा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गई, या फिर वीवीपीएटी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये सारी चीजें, या फिर ये आप लिख सकते हो वीवीपीएटी। तो इसके ऊपर क्या चीजें, आप सपोज करो कि भैया वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई, तो इसमें सबसे पहले अगर ये बात की जाए कि ये कहाँ पर यूज की गई थी सबसे पहले, तो वो भी चीज है। और सबसे पहले इसको यूज किया गया था भाई वही केरला वाले इलेक्शंस में ही इसको यूज किया गया था भाई। लाइक अगर ईवीएम की बात करें तो ईवीएम केरला इलेक्शंस में, और ईवीएम के साथ वीवीपीएटी इसका यूज किया गया था। कब, इसके साथ ही ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो 1988 2013 के अंदर भी और 2018 के अंदर भी ये तो बोल दिया था कि 5 ईवीएम का भी पीएटी हो सकता है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं ईवीएम के अंदर। और इसमें देखो सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ईवीएम से होता है ये सारी चीजें, तो ये तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं कि केरला में आ गया फर्स्ट टाइम है, ये है, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, अच्छा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये क्या है, ये इनका डेवलपमेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। तो ये किया है, एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
ठीक है। साथ में और कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों के साथ अब क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, ये आएगा कि जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से घुमा सकता है वो भाई। तो जो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये किसके अंडर आती है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब भाई बहुत बार जो नॉर्मल लोग हैं वो मतलब ये सोचेंगे यार भारत इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो हो सकता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कोई उसके अंदर संचार डिपार्टमेंट जो हो गया हमारा कम्युनिकेशन, तो मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आ सकती है, तो नहीं भाई, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा भाई जो हमारा एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी वाला जो क्या है डिवीजन है, जो विभाग है, ठीक है, उसके अंडर में आता है, उसके अंडर भी कार्य काम करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज और है कि जो ईवीएम के साथ ये दोनों मतलब दोनों कंपलसरी यूज किए गए थे दोनों एक साथ। देखो ईवीएम जो है वो अकेला यूज किया गया था, वो तो जो ईवीएम अकेला यूज किया गया था वो किया गया था भाई केरला वाले में, ठीक है। बट ईवीएम के साथ वीवीपीएटी जो यूज किया गया था भाई, वो किया गया था 2017 में, और कहा, गोवा इलेक्शंस में, गोवा के अंदर। ओके, और 2019 बार में तो लोकसभा के अंदर वीवीपीएटी को पूरी तरह से यूज करने में अप्लाई कर देता, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मेनली जो यहाँ से ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर क्वेश्चन बना सकता है वो यहाँ से बना सकता है भाई, घुमाने के लिए, क्योंकि जनरली ये चीज तो आप लोग न्यूज़पेपर में या पर कहीं ना कहीं पढ़ लोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर पूरा आर्टिकल आता है कि भाई पहले यहाँ पर यूज हुआ, पहले यहाँ पर वो चीज जो एग्जामिनर उसको पता है, बट वो आपके माइंड के साथ खेलेगा कि यार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसने जो ईवीएम है इसका मतलब डेवलपमेंट किया किसके साथ था, और ये जो चीज है ये किसके अंडर में काम करती है, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन देखा होगा कि मिनिस्ट्री से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, अब उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं डेलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन, तो इसको लेकर बात देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन भाई भाई लास्ट ईयर आया हुआ है कि भाई कितने डेलिमिटेशन कमीशन हो चुके हैं, आपको पता है 4 हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया और हो सकता है भाई वो इस बार पूछ दे, ठीक है। तो डेलिमिटेशन कमीशन में इसका काम क्या होता है, लाइक सीटें वगैरह जो है उनका डिसाइड करना, कंस्टिट्यूएंसीज को मतलब कितने एरिया में है, कितनी सीटों पर इतना हो सकता है, जैसे मान चलो ये एक पूरा एरिया है तो इतना इतना इस हिसाब से ये बांट देगा, कंस्टिट्यूएंसीज में अलग अलग बांट देगा पॉपुलेशन के बेसिस पर कि यहाँ से एक उम्मीदवार होगा तो कितनी पॉपुलेशन पर एक उम्मीदवार को काउंट किया जाएगा, मतलब इतने को रिप्रेजेंट करेगा एक उम्मीदवार वहां पर खड़ा होकर, ठीक है, तो वो चीज है। अच्छा, क्या डेलिमिटेशन कमीशन कहीं पर मेंशन है, हाँ भाई आर्टिकल 82 के अंदर, 82 और आर्टिकल 170 जो स्टेट के लिए, समझ गए। अच्छा, 4 बार हो चुका है, तो ये 4 बार हुआ कब कब है, देखो आपको याद होना चाहिए, 1952, 1963, 1975 और 2002, ये 4 बार हो चुका है, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद एक चीज आती है कि ठीक है, ये डेलिमिटेशन कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी, क्या वो रिपोर्ट फाइनल है, ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई क्या उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसका रिपोर्ट का, तो नहीं भाई, जो रिपोर्ट है इनकी वो फाइनल होती है, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते भैया, न्यायालय में जो कोर्ट के अंदर हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, समझ गए। और अगर डेलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, अगर हम उसे लोकसभा राज्यसभा या पार्लियामेंट के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर उस चीज को, उसकी रिपोर्ट जो दी जाती है उसको डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसमें, समझ गए। अब इसमें मतलब डेलिमिटेशन कमीशन के अंदर कौन कौन हो सकता है, अब भाई जो उनके हेड होंगे तो वो या तो जो हमारे जो लाइक जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो हो सकते हैं रिटायर्ड हो सकते हैं, या फिर उस टाइम पर भी हो सकते हैं, या तो सेवारत, या फिर जो मतलब ऑलरेडी अभी हैं जज वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई और वो रिटायर हो चुके हो सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, ओके, या उनके द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड कोई मेंबर हो सकता है वो होगा, या फिर जो स्टेट है जिसके अंदर हम उसके डेलिमिटेशन कमीशन बैठा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए बैठाया गया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है, उसका जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उनको भी ऐड किया जाएगा, समझ गए।
तो ये चीज है इसमें। और यहाँ पर ये जो डेलिमिटेशन कमीशन क्या है, परमानेंट है? तो नहीं हो सकता है भाई, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो परमानेंट ही होगा क्योंकि ये तो बनता ही बनता है, बट ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब सेंसस होता है तभी ये बनता है। ओके। और आफ्टर एवरी सेंसस होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है, जो हो सकता है कि मान चलो जो पहला जो डेलिमिटेशन कमीशन बना था, वो जो फर्स्ट था, मैं मान चल रहा हूँ फर्स्ट, जैसे हमने देखा कि 1952 में बना था। ओके। तो जो फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन जो बना था वो कैरिड आउट किसने किया था? लाइक प्रेसिडेंट जी ने किया था। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ऐसा है? नहीं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आए नहीं थे। जो प्रेसिडेंट जी ने किया था वो किसके साथ किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ओके, तभी बिठाया गया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई डेलिमिटेशन कमीशन को लेकर भी। अब उसके बाद कुछ चीजें और आती हैं निकल कर। जैसे मान चलो हमने बात की थी किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की, जो लाइक मल्टीपल इलेक्शंस एक साथ कराने के लिए। ठीक है, एक साथ एक चुनाव, जो ये रहा सिमिल्टेनियस इलेक्शन। अब देखो, सिमिल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है, सिमिल्टेनियस इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है। बट इसका सीधा सीधा मतलब है, अच्छा ये मान चलो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो किससे रिलेटेड है? 129। ठीक है, बिल है ये भाई, एक्ट नहीं है। ठीक है, एक्ट नहीं बनाया अभी, बिल लाया गया था इसको लेकर। ठीक है। और अगर मैं यहीं पर एक चीज और पूछूं कि 128 वाला किससे रिलेटेड है, ये बताओ। तो ये नारी शक्ति बंधन बिल जो था, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, समझ गए। तो अगर मान चलो सिमुलटेनियस इलेक्शंस के अंदर अगर मैं बात करूं कि यार ये बिल वगैरह ला दिएगा, ठीक है, जो होना था, क्या इससे कुछ चीजें ऐड की गई? तो हाँ, आर्टिकल 82A, इसको ऐड किया गया भाई, समझ गए। और कुछ आर्टिकल्स में कुछ कुछ चेंज किए गए हैं भाई। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 82 ये क्या कहता है कि एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे भाई, और वो भी लोकसभा और जितने भी राज्य विधानसभा वगैरह हैं, ठीक है, उनके साथ चुनाव कराए जाएंगे। ओके। किसके? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनका, एक साथ। ओके, ये तो इस रिलेटेड है। फिर उसके बाद आर्टिकल 83 जो है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है। उसमें क्या है? उसमें देखो, ये जो जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि जो इलेक्शंस हो गया, मान चलो लोकसभा है, क्या वो बीच में ही उसके 5 साल की पीरियड पूरी होने से पहले ही उसे भंग किया जा सकता है? तो बिल्कुल खत्म किया जा सकता है उसे। बट उसके बाद जो नई लोकसभा बनेगी वो रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी, समझ गए। तो उसको कुछ वर्ड्स में डिवाइड किया गया कि लाइक अगर हम इस चीज के लिए कुछ इलेक्शंस करा रहे हैं आगे के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कुछ वर्ड जैसे इसमें लिया गया कि जो समय से पहले ही हो गई है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड जो नई, ठीक है, जो नई लोकसभा बनेगी वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए बनेगी। लाइक मान चलो 2 साल हो गए, 2 साल में वो डिजोल्व कर दी, फिर उसके बाद नई लोकसभा बने तो वो 3 साल के लिए बनेगी। ठीक है, उस टाइम को बोल रही अनएक्सपायर्ड पीरियड, समझ गए। ओके। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फिर 172 में वो है, 172 के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 172 स्टेट से रिलेटेड है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि राज्य विधानसभाओं के लिए जो असमाप्त अवधि है यही एक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड पीरियड। जरूर थोड़ी है अब लोकसभा ही भंग होगी, विधानसभा भी तो हो सकती है। तो उस बीच में अगर उनके लिए चुनाव करा रहे हैं तो वो भी जो बाकी बचे हुए पीरियड के लिए, तो उसे बोल रहे अनएक्सपायर्ड पीरियड। वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, स्टेटमेंट बना के या फिर जैसे भी वो पूछना चाहिए। अब इतनी ही सारी चीजें। अच्छा, पहले कभी ये सिमल्टेनियस सिलेक्शन हुए हैं? तो भाई हाँ, बिल्कुल हो चुके हैं। 1991 में हुए थे, 57 में हुए थे, 62 में हुए थे, 67 में हुए थे। फिर उसके बाद कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से तो मतलब लोकसभा भंग हो गई, और मतलब वो हो गया, काम खत्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद एक चीज और है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट, इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। वही मैं दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है। मेन चीज ये है, एक तो ये है इसको नियुक्ति से लेकर अपॉइंटमेंट से लेकर, जैसे जो राज्य चुनाव आयोग, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? वो गवर्नर करते हैं। और इनको, और ये क्या होगा अगर उन्हें हटाना है, ठीक है, अगर उन्हें डिसमिस करना है, तो वो कौन करेंगे? वो प्रेसिडेंट करेंगे। हटाने का काम प्रेसिडेंट है, अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और ये जो हटाए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या किसी से रिलेटेड है? तो हाँ, जो स्टेट
जो हाई कोर्ट है, तो उनके जो जजेज हैं, उनके मेंबर्स पर इनको हटाया जाएगा। जैसे उन्हें हटाया जाता है ऐसे ही इनको हटाया जाएगा, वो चीज़ है। समझिए? वही मतदाता की सूची तैयार करेंगे, निर्वाचन, वो सारी चीज़ें, जैसा सेम काम वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं, वैसा ही यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी करेंगे। ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो अपने को पता होनी चाहिए। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी हमारा इलेक्शंस वगैरह है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि चलो ये तो हमने इलेक्शन से कर लिया। अच्छा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी एक बार देख लेते हैं। यहीं पर जब हम कर ही रहे हैं तो प्रेसिडेंट, अच्छा पहले प्रेसिडेंट वाले में देख लेते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन आर्टिकल 54 से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं लाइक लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या पार्टिसिपेट करते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस जो दिल्ली और पांडिचेरी की जो असेंबली है, उसके मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वाले में अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट वाले में सेम, उसमें तो उसमें क्या है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये एक डिफरेंस है। वो पहले भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसमें सिर्फ उस स्टेट की ही काउंट की जाती है, या फिर स्टेट वाले नहीं हो सकते, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया। जब इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इलेक्शंस को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, इलेक्शन से रिलेटेड 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो भी वर्ड्स वगैरह पूछे गए या फिर और भी जो भी चीजें हो सकती थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को जिनको भी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।